हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र। दोस्तों, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब एक फील्ड कहलाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फील्ड होने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, कौन कौन से नियमों का उसको पालन करना आवश्यक होता है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। किस तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स अर्थात आर एक फील्ड होता है, किस तरह ये एक फील्ड होता है, ये भी आज हम देखेंगे दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु हम हर एक चीज को, हर एक बात को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। The set R of real numbers together with two binary operations plus and dot satisfies the following properties। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R इन दोनों द्विचर संख्याओं सहित, कौन सी दो द्विचर संख्या यहाँ पे, एक तो प्लस है और एक तो डॉट है, अर्थात एक योग है और एक यहाँ पे गुणन है। ठीक है, इन दोनों द्विचर संख्याओं सहित ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है, ये इन सभी गुणधर्मों का पालन करता है। कौन से गुणधर्म है, एक एक करके सारे गुणधर्मों को देखते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको ये बतलाता हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ये द्विचर संक्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस और डॉट द्विचर संक्रिया है, किसमें, आर में, और इन द्विचर संक्रियाओं सहित ये जो है ये सभी गुणधर्मों का पालन करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि द्विचर संक्रिया अर्थात बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है n और प्लस इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n में प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, मान लो मैं लेता हूँ 5 और 7, और यही बाइनरी ऑपरेशन में इन दोनों के बीच अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, तो आप ये चेक कीजिए कि दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन, मतलब वो जो ऑपरेशन प्लस वाला लगा रहे हैं, वो आप लगाने से जो चीज मिलती है वो वापस आपको उसी सेट का कोई मेंबर मिलता है कि नहीं, ये आप देख लो। ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स के बीच आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया और आपको जो भी एलिमेंट मिला वो वापस उसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट हो, चाहो कोई कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, उसी सेट का मिल रहा है ना। इसका अर्थ ये है कि हाँ, ये एन में क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। प्लस जो है एन में बाइनरी ऑपरेशन है। क्या माइनस जो ऑपरेशन है वो एन में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? तो नहीं है। कैसे? मान लो दो एलिमेंट के बीच में माइनस लगाया, क्या ये वापस एन में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है, और -2 जो है वो एन में बिलोंग नहीं करता। अब आप कहेंगे सर 5 माइनस 3 करके देखो, वो तो एन में बिलोंग कर रहा है। तो 5 माइनस 3 कर रहा है, परंतु 3 माइनस 5 तो नहीं कर रहा है ना। यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच, और कैसे भी, मतलब इसको पहले उसको बाद में रखिए, उसको पहले उसको बाद में, जैसे भी आप करो, हर प्रकार से वो चीज सही होनी चाहिए, है ना भाई। 5 को पहले और 3 को बाद में रख के देख रहा हूँ तो वो फॉलो हो रहा है, और 3 को पहले 5 को बाद में रख के देख रहा हूँ, 3 में से 5 को माइनस कर रहा हूँ, तब भी फॉलो होना चाहिए ना। जैसे योग में फॉलो हो रहा है, 5 7 जोड़ो चाहे 7 5 जोड़ो, 12 आ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि प्लस में तो चल जा रहा है, इसलिए प्लस उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, परंतु माइनस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इसी माइनस वाले ऑपरेशन को मैं जेड में देखने की कोशिश करूं, तो ये माइनस वाला ऑपरेशन जेड में एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसी 3 में 5 को घटाने पर जो -2 आ रहा है वो भले एक नेचुरल नंबर नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक इंटीजर तो है ना। ठीक है, ये एक इंटीजर तो है ना, इसलिए माइनस वाला ऑपरेशन जेड में एक बाइनरी ऑपरेशन है, परंतु एन में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये है कि आपने कोई सेट है आपके पास, उसमें से कोई दो एलिमेंट आपने चुना, उन दो एलिमेंट के बीच अगर वो आपको ऑपरेशन लगा रहे हैं, और ऑपरेशन लगाने से जो भी चीज आपको मिल रही है, अगर वो पुनः उसी सेट में बिलोंग करती है, पुनः उसी सेट की कोई ना कोई मेंबर आपको अगर दिखाई देती है, तो आप कहेंगे कि हाँ, वो ऑपरेशन उस सेट में
बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से नियम है जिनको ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन सहित फॉलो करेगा, तो ये देखते हैं अपन। सबसे पहले आपके पास है एडिशन एक्सिम्स। ठीक है, क्या है? एडिशन एक्सिम्स अर्थात योग के अभिग्रहित। तो इसमें कुछ नियम है, 5 नियम है इसमें। क्लोजर लॉ अर्थात संवरक नियम, जब कभी आप आर में से 2 एलिमेंट लेंगे तो दोनों का योग पुनः आर में बिलोंग करेगा, और ये बात सच होगी सभी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। देखा जाए तो यही जो क्लोजर लॉ है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। देख लो आप, हमने वही बताया कि 2 एलिमेंट आप उस सेट से लेते हैं, दोनों के बीच वो ऑपरेशन लगाते हैं, जो भी चीज मिलती है वो पुनः उसी सेट में होती है। तो ऐसी स्थिति में वो ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ क्या है? साहचर्य नियम क्या है? आपने तीन एलिमेंट लिए आर में से। अब देखो, मैं इधर ए को रखा हूँ और बी और सी को जोड़ा हूँ, और इधर ए और बी को जोड़ा हूँ, सी को अलग रखा हूँ, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर आएगा। देखो, ब्रैकेट इनके पीछे मतलब बी और सी पहले एक साथ जुड़ रहे हैं, फिर ए उनके साथ जुड़ रहा है, और यहाँ पे ए और बी पहले जुड़ रहे हैं, फिर सी आके उनके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, और ये बात सच होनी चाहिए सभी एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए। तीसरा नियम है कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल देने से अगर जुड़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्रम बदल देने पर जो योग आ रहा है वो उसी के जितना आ रहा है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, या यूं समझिए कि 2 एलिमेंट्स का योग है और उन दोनों एलिमेंट्स के क्रम को बदल देने पर प्राप्त योग सेम होता है। ये बात सच होनी चाहिए सभी एबी बिलोंग्स टू आर के लिए। चौथा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर ए के लिए, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर मतलब प्रत्येक रियल नंबर ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। यानी कि प्रत्येक रियल नंबर ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट जिसको अपन 0 बोल रहे हैं, उसका अस्तित्व जरूर होता है कि उस एलिमेंट ए में उस 0 को जोड़ने से वापस वो एलिमेंट तैयार हो जाता है। देख लो आप, ऐसे स्थिति में उस 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, अर्थात योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक, देखो नाम में उसकी परिभाषा, योज्य तत्समक मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी दूसरे में जोड़ने पे वापिस वही मिलता है, मतलब योज्य तत्समक। तत्समक मतलब उसी के समान, यानी 0 को आप किसी भी एलिमेंट में जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, या 5 प्लस 0 बोलो तब भी 5 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस 0 या 0 प्लस a, आपको मिलेगा a। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स अर्थात योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, प्रत्येक रियल नंबर a के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसको हम माइनस ए बोल रहे हैं, जो कि वास्तव में a का एडिटिव इनवर्स है। इस प्रकार होता है कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। जैसे 5 के लिए एडिटिव इनवर्स -5, 11 के लिए एडिटिव इनवर्स -11, -15 के लिए एडिटिव इनवर्स +15। मतलब हर संख्या के लिए उसका अपोजिट एक न एक ऐसा संख्या जरूर मिलेगा कि आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको 0 मिलेगा। और 0 कौन है? एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे मल्टीप्लिकेशन एक्सिम्स। देखो, एडिशन एक्सिम्स में आपने 5 एक्सिम्स देखे, ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखते हैं गुणन के क्या क्या अभिप्रेत हैं अर्थात मल्टीप्लिकेशन एक्सिम्स क्या क्या, चलिए देखते हैं। इनको अपन ने m से डिनोट किया है। इसमें भी आपको 5 एक्सिम्स देखने को मिलेंगे, 5 अभिप्रेत आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या दिख रहा है? क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ ये भी था, परंतु ये एडिशन के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे एडिशन के लिए क्या देखा अपन ने कि भैया जब कभी 2 एलिमेंट लेते हैं अपन आर से तो दोनों का योग भी आर में बिलोंग करता है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? जब कभी आप 2 एलिमेंट लोगे ए और बी, किससे? आर से, तो दोनों का गुणन भी अर्थात दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, और ये होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में। ठीक है, और ये होता भी है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को ये आर क्या करते हैं? फॉलो करता है। इसलिए तो आर क्या है? फील्ड है। ठीक है, तो ये बात सच होनी चाहिए सभी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। दूसरा नियम क्या है? एसोसिएटिव लॉ
अर्थात साचर नियम, किसके लिए? गुणन के लिए साचर नियम। तो किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ पे देखो बी और सी को पहले गुणा किया है, फिर ए को उनके साथ गुणा किया गया है, और यहाँ पर ए और बी को पहले गुणा करके फिर सी के मतलब फिर उनके साथ सी का गुणा किया गया है। और ये बात सच होनी चाहिए सभी एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए। कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम, गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। और फॉर ऑल क्या लिखा है यहाँ पे? ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के आप किन्हीं भी दो एलिमेंट को ले लो, उनका गुणा करो, क्रम बदल के उनका गुणा करो, बराबर होगा। ठीक है, यही कहता है ये। चौथे नंबर का नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अर्थात गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये भी आइडेंटिटी लॉ है, ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी लॉ है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट वन विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हर रियल नंबर ए के लिए वन का अस्तित्व तो होता ही है आर में, क्योंकि वन रियल नंबर है, और वन की खासियत क्या है कि वन को आप किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करते हो तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलता है। इसलिए वन को बोलते हैं गुणन तत्समक। तत्समक मतलब उसी के समान, और गुणन तत्समक मतलब कि भैया वो एलिमेंट में क्या खास बात है कि उसको जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे या उसी खुद के साथ भी अगर आप उसको गुणा करोगे तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलेगा। आप देख लो, आप वन गुणन तत्समक क्यों है? क्योंकि वन को आप किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करो, आपको वापस वो एलिमेंट मिलेगा जिसके साथ आप गुणा कर रहे हो। 1 इंटू 5 करोगे 5 मिलेगा, 1 इंटू 2 करोगे 2 मिलेगा, 2 इंटू 1 करोगे 2 मिलेगा, 5 इंटू 1 करोगे 5 मिलेगा, और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि अभी 1 को आप 1 से गुणा कर रहे हो, तो जिससे गुणा कर रहे हैं ना 1 को वही मिलेगा। ठीक है, जैसे आप 1 को ए से गुणा कर रहे हो तो ए मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है यहाँ पे। ठीक है, वन को ही बोल रहे हैं गुणन तत्समक अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए अब पांचवा नियम देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व। फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, यानी प्रत्येक अशून्य या यूं कहें कि शून्यतर, ठीक है, यानी जीरो से हट के कोई और एलिमेंट, तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट ए के लिए देयर एग्जिस्ट 1 बाई ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a into 1 by a is equals to 1 by a into a is equals to 1। जैसे 5 में 5 के लिए जरूर 1 by 5 का अस्तित्व होता है कि दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए। 5 into 1 by 5 लिखोगे तो क्या आएगा? 1 आता है ना। कोई भी रियल नंबर जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए उसका व्युत्क्रम अर्थात उसका उल्टा जरूर अस्तित्व में होता है, ताकि दोनों का गुणा करने से 1 मिल जाए। आप देख लीजिए, कोई भी रियल नंबर बताइए, जैसे मैं बोलूंगा 17/5, तो 17/5 के लिए जरूर इसका उल्टा, जिसको अपन बोल रहे हैं 5/17, जरूर एक रियल नंबर आपको ऐसा मिलेगा ही कि दोनों का गुणन करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, और वो एलिमेंट उसका क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे 1 बाई ए जो है वो ए का क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणन प्रतिलोम। और वैसे ही जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहला रहा है ना, वैसे ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है भैया। क्योंकि आप देख लो, आप बोलोगे सर इसको इसमें गुणा करने से 1 मिल रहा है, मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सर इसका उसमें गुणा करने से 1 मिल रहा है, इसलिए ये भी उसका मल्टीप्लिकेटिव, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। फिर एक नियम और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अर्थात वितरण नियम। तो इसमें दो प्रकार से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अर्थात वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम। तो वाम वितरण नियम में देखो ए जो है लेफ्ट साइड से बी प्लस सी में बंट रहा है, तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो गया? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखो ए डॉट बी प्लस सी को अपन क्या बोल रहे हैं? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि ए जो है वो ब्रैकेट के अंदर जा करके दोनों एलिमेंट में बट गया। और ये बात सच होनी चाहिए सभी एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए। वैसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अर्थात दक्षिण वितरण नियम क्या है? बी प्लस सी डॉट ए, तो ये ए यहाँ पे राइट साइड से बढ़ रहा है ब्रैकेट में, ठीक है, ए यहाँ पे लेफ्ट साइड से बढ़ता है, ए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से जाके ब्रैकेट के अंदर बढ़ रहा है, और यहाँ पे ए राइट साइड से आके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए हो जाएगा फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से ये नियम क्या कहलाएगा? दक्षिण वितरण नियम। तो ये सभी गुणधर्मों का पालन करता है आर,
और इसलिए आर का है एक फील्ड है। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन सभी नियमों का पालन करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड। आर पालन करता है इसलिए आर एक फील्ड है। दोस्तों आपका होमवर्क है, आप चेक करके बताइए कि क्या क्यू, क्यू अर्थात सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय, चेक करके बताइए कि क्या ये इन सभी नियमों का पालन करता है। अगर पालन करेगा तो ये फील्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क है, चेक कीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि क्यों एक फील्ड है कि नहीं है। दोस्तों ये आपका होमवर्क है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। आप चाहे किसी भी कक्षा में क्यों ना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट सेट, आईआईटी जैम, पीएससी, व्यापम, चाहे आप बीएससी की कक्षाओं में हो, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको चैनल पर अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस मिलेंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप सभी वीडियोस को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।